नमस्कार। बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका सीनियर एजुकेटर बोल रहा हूं और आज हम जिस विषय पर गहरी चर्चा करने वाले हैं वो है बिहार बजट 2026-27। जी, और ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है। बिहार की आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या फिर एसआई और टीआरए, उन सब के लिए ये एक खजाना है। बिल्कुल। करंट अफेयर्स में यहाँ से सीधे सवाल उठते हैं। हाँ, सीधे। तो आज हम सिर्फ आंकड़े नहीं रटेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बजट बिहार के लिए सिर्फ एक और साल का लेखा जोखा है या ये अगले दशक के लिए एक नए आर्थिक रास्ते का नक्शा है। चलिए इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये बजट आया कब और इसे पेश किसने किया। ये बजट 3 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया। और जो पहली बात हर एस्पिरेंट को अपने नोट्स में लिख लेनी चाहिए वो है इसका आकार 3.47 लाख करोड़। 3.47 लाख करोड़। जी, ये बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट, ये लाइन तो अपने आप में एक एमसीक्यू का सवाल बन सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम कहते हैं सबसे बड़ा, तो इसका मतलब क्या सिर्फ ये है कि पिछले साल से ज्यादा पैसे हैं या इसके पीछे कोई और कहानी भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बजट का आकार तो हर साल थोड़ा बढ़ता ही है महंगाई की वजह से, लेकिन इस बार की जो बढ़त है वो कुछ ज्यादा है। अच्छा। ये दिखाता है कि सरकार की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, वो ज्यादा खर्च करने की योजना बना रही है और इसका सीधा संबंध राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था से भी है। मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो सरकार का राजस्व यानी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है और उसे खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक इरादा भी है। अच्छा, हर बजट की एक आत्मा होती है, एक केंद्रीय विचार। इस बार सरकार का मुख्य फोकस किस दिशा में रहा है? इस बजट के 3 मुख्य स्तंभ हैं जिन्हें हम इसकी आत्मा कह सकते हैं। पहला, न्याय के साथ विकास, मतलब ग्रोथ विद जस्टिस। न्याय के साथ विकास। दूसरा, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो मतलब नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, अगर एक लाइन में कहूँ तो सरकार का पूरा दांव नौकरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा है। न्याय के साथ विकास, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका जमीनी मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि विकास का फायदा समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचेगा? बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि सिर्फ सड़कें और फैक्ट्रियां ना बने, बल्कि विकास ऐसा हो जिसमें गरीबों, महिलाओं और जो हाशिए पर मौजूद समुदाय हैं उनकी सीधी भागीदारी हो। उनकी आमदनी बढ़े, जीवन स्तर सुधरे। जी, बजट की कई योजनाएं इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ठीक है, तो अब उन आंकड़ों पर आते हैं जो सीधे सीधी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपने बजट का कुल आकार तो बता दिया, 3.47 लाख करोड़। जी। एक और बहुत जरूरी आंकड़ा होता है जीएसडीपी, उसका क्या अनुमान है? इस बजट में राज्य की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनुमान 13.1 लाख करोड़ रखा गया है। 13.1 लाख करोड़। हाँ, और इसमें लगभग 15% की वृद्धि का लक्ष्य है। जीएसडीपी को आप राज्य की कुल कमाई समझ सकते हैं। तो 15% की विकास दर का लक्ष्य रखना तो काफी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर काफी आशावादी है। 15%? ये तो राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज्यादा होगा। ये काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। लेकिन जब भी बड़े खर्च और बड़े लक्ष्यों की बात होती है तो एक चिंता भी सताती है कि कहीं सरकार आमदनी से ज्यादा तो नहीं खर्च कर रही। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट का जिक्र आता है। उसकी क्या स्थिति है? यहीं पर इस बजट की सबसे सकारात्मक बात छिपी है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.99% अनुमानित है। 2.99%? जी। अब ये आंकड़ा क्यों जरूरी है? क्योंकि एक कानून है एफआरबीएम एक्ट, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एफआरबीएम एक्ट ये कहता है कि किसी भी राज्य का राजकोषीय घाटा 3% की सीमा के अंदर रहना चाहिए। तो ये जो 3% की सीमा है, इसे आम भाषा में कैसे समझें? अगर सरकार इस सीमा को पार कर जाती तो क्या होता? इसे आप अपने घर के बजट की तरह समझिए। मान लीजिए आपकी महीने की कमाई 1 लाख रुपए है। एफआरबीएम एक्ट कहता है कि आप 1,03,000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं, यानी 3% ज्यादा। अच्छा। लेकिन अगर आप हर महीने अपनी कमाई से 10% या 15% ज्यादा खर्च करने लगे तो बैंक आपको लोन देने से हिचकिचाएगा, है ना? आपको कर्ज महंगा मिलेगा। हाँ बिल्कुल।
वैसे ही जब कोई राज्य लगातार अपनी वित्तीय सीमा तोड़ता है तो उसे बाजार से सस्ता कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है। तो 2.99% पर रहना ये दिखाता है कि बिहार बड़े सपने देखने के बावजूद अपने खर्च को लेकर अनुशासित है। तो ये एक अच्छी आर्थिक सेहत की निशानी है। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब सरकार एक ही समय में दो काम कर रही है। एक तरफ वो रिकॉर्ड खर्च कर रही है और दूसरी तरफ अपना घाटा भी काबू में रख रही है। जी, ये संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब ये समझते हैं कि ये जो भारी भरकम 3,47,000 करोड़ रुपए हैं, ये पैसा जाएगा कहाँ? इसका बंटवारा कैसे किया गया है? ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से सरकार की प्राथमिकताएं साफ दिखती हैं। इस पैसे को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस बार है पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कुल बजट का लगभग 18% है, यानी 63,455 करोड़ रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जी, ये वही खर्च है ना जिससे राज्य में कोई नई संपत्ति बनती है? जैसे कोई सड़क, स्कूल या पुल। बिल्कुल, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च है जिससे आप भविष्य के लिए संपत्ति बनाते हैं। एक नया पुल बनाना, एक स्कूल की नई बिल्डिंग खड़ी करना, एक्सप्रेसवे बनाना, ये एक निवेश है जिसका फायदा सालों तक मिलता है। और बाकी के 2 हिस्से? दूसरा बड़ा हिस्सा है रेवेन्यू और कमिटेड एक्सपेंडिचर, मतलब राजस्व और प्रतिबद्ध व्यय। ये लगभग 65% है, यानी 2,25,434 करोड़ रुपए। तो ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, इसे आप घर चलाने का रोज का खर्च समझ सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, दफ्तरों का बिजली पानी का बिल और पुरानी योजनाओं पर होने वाला जरूरी खर्च। अच्छा, ये खर्च तो करना ही पड़ता है। जी, ये तो करना ही पड़ता है। और तीसरा हिस्सा है योजना व्यय या स्कीम एक्सपेंडिचर, जो लगभग 35% है, यानी 1,22,155 करोड़ रुपए। इसमें सरकार की नई और खास योजनाएं आती हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना या जल जीवन हरियाली मिशन। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गाड़ी को चालू रखने के लिए पेट्रोल जैसा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक नया और बेहतर इंजन लगाने जैसा है जो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस साल 63,455 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंकड़ा वाकई काफी बड़ा लगता है। हाँ, और यही इस बजट का सार है। सरकार ने अपना दांव नए इंजन पर ज्यादा लगाया है। अब यहाँ से हम बजट के उन बड़े ऐलानों पर आते हैं जो सुर्खियों में रहे। ठीक है। आपने 7 निश्चय 3 विजन का जिक्र सुना होगा। ये क्या है? हाँ, सुना है। ये सरकार का एक लॉन्ग टर्म प्लान जैसा लगता है। सही पकड़े हैं। 7 निश्चय 3 विजन सरकार के दीर्घकालिक लक्ष्यों का रोड मैप है। इसका मुख्य उद्देश्य है समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और खास तौर पर युवा सशक्तिकरण। और इस बजट की लगभग हर बड़ी घोषणा इसी से जुड़ी होगी। बिल्कुल, हर बड़ी घोषणा इसी विजन को जमीन पर उतारने की एक कड़ी है। और इसी विजन के तहत जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है वो है रोजगार। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां। जी, 1 करोड़। ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या बजट में इस बात का कोई संकेत है कि ये नौकरियां किस सेक्टर में आएंगी? क्या ये सरकारी नौकरियां होंगी या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर पैदा की जाएंगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, बजट सीधे तौर पे इसका ब्रेकडाउन नहीं देता, लेकिन इशारे साफ हैं। ये 1 करोड़ सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं हो सकती, ये असंभव है। सही बात है। ज्यादातर नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में आएंगी और सरकार उसके लिए माहौल बना रही है। कैसे? बजट की अगली बड़ी घोषणा देखिए, 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि नौकरियां और एक्सप्रेसवे आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। सोचिए, जब 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लाखों लोगों को काम मिलेगा। इंजीनियर, मजदूर, सप्लायर। तो जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएंगे तो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट का पूरा इकोसिस्टम खड़ा होगा। ट्रक चलेंगे, वेयरहाउस बनेंगे, ढाबे खुलेंगे। तो एक तरह से ये विकास के गलियारे हैं। एकदम सही, ये विकास के गलियारे हैं जो अपने साथ नौकरियां लेकर आएंगे। फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल लाना और तैयार माल भेजना आसान हो जाएगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। ये 5 एक्सप्रेसवे किन-किन इलाकों को जोड़ेंगे? क्या इससे बिहार के जो पिछड़े इलाके हैं उन्हें मुख्य आर्थिक धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी? जी, योजना यही है। इन एक्सप्रेसवे का मकसद बिहार के उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से बेहतर तरीके से जोड़ना है। इससे उन इलाकों तक निवेश पहुंचेगा जहां अभी पहुंचना मुश्किल है। और इसके अलावा इसके साथ ही
किफ़ायती आवास यानी अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी जोर दिया गया है। जब बड़े पैमाने पर घर बनेंगे तो रियल एस्टेट और उससे जुड़े 250 से ज़्यादा उद्योगों में नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, जैसे सीमेंट, स्टील, पेंट, बिजली का सामान, ये सब। तो आपने बताया कि नौकरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट का इंजन है, लेकिन कोई भी गाड़ी सिर्फ इंजन से नहीं चलती, उसे चलाने वाले लोगों का भी ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। तो इस बजट में सामाजिक कल्याण यानी आम आदमी के लिए क्या खास है? सामाजिक कल्याण के मोर्चे पर बजट का फोकस 2 खास वर्गों पर है। पहला, गरीब परिवार। उनके लिए विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाओं को जारी रखा जाएगा और उनका दायरा बढ़ाया जाएगा। और दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो है महिला उद्यमी। महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे बढ़ाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। तो इसका लक्ष्य महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि विकास में भागीदार बनाना है। एकदम सही। और शिक्षा और कौशल विकास, क्योंकि 1 करोड़ नौकरियों के लिए उतने ही कुशल युवाओं की भी तो जरूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से शिक्षा और कौशल विकास इस पूरी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। बजट में नई स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने और मौजूदा आईटीआई और पॉलिटेक्निक को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करने पर जोर दिया गया है। तो लक्ष्य साफ है? लक्ष्य साफ है, बिहार के युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग देना कि वे नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हों। तो कुल मिलाकर ये एक चेन रिएक्शन बनाने की कोशिश है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाएगी, जिससे प्राइवेट निवेश आएगा, जिससे नौकरियां पैदा होंगी और उन नौकरियों के लिए युवाओं को पहले से तैयार किया जाएगा। बिल्कुल। अब ये समझना दिलचस्प होगा कि पिछले साल की तुलना में इस बजट में क्या कोई बड़ा बदलाव आया है? क्या सरकार की प्राथमिकताओं में कोई बड़ा शिफ्ट दिखा है? हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट बदलाव नजर आता है। अगर हम पिछले बजट यानी 2025-26 के बजट को देखें, जिसका आकार करीब 3.17 लाख करोड़ था। जी, उसका मुख्य फोकस शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर था। वो भी जरूरी था, लेकिन इस साल का 3.47 लाख करोड़ का बजट साफ तौर पर अपना फोकस नौकरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट कर चुका है। 1 मिनट, आपने कहा कि पिछले साल का फोकस शिक्षा पर था और इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। क्या इसका मतलब यह है कि सरकार शिक्षा के बजट में कटौती कर रही है? नहीं, इसका मतलब कटौती बिल्कुल नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों का बजट अपनी जगह है और वो बढ़ा भी है। अच्छा। लेकिन जो अतिरिक्त जोर है, जो नई ऊर्जा है, वो इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई है। इसे आप आंकड़ों में देख सकते हैं। इस साल का पूंजीगत व्यय जो 63,455 करोड़ रुपए है, वो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। तो ये सीधे तौर पर दिखाता है कि सरकार अब राज्य में स्थायी संपत्ति बनाने पर ज्यादा जोर दे रही है। जी, जो लंबी अवधि में विकास को गति देगा। ठीक है, तो अब तक की इस लंबी और गहरी चर्चा को अगर हम समेटना चाहें तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हमारे साथियों के लिए मुख्य बातें क्या होंगी? मैं कहूंगी कि 3 मुख्य निष्कर्ष हैं। पहला, बिहार अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास मॉडल को पूरी ताकत से अपना रहा है। दूसरा, नौकरियों का सृजन और महिला सशक्तिकरण इस बजट के केंद्र में है। और तीसरा, जो आर्थिक नजरिए से सबसे अहम है, वो ये कि इन सब बड़े खर्चों के बावजूद राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखा गया है। जैसा कि 3% से कम के राजकोषीय घाटे से पता चलता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, वो वन लाइनर्स जो सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। एक बार फिर से उन्हें दोहराते हैं। जरूर। पहला, बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट कौन सा है? उत्तर, 2026-27 का बजट। ठीक है। दूसरा, राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? उत्तर, जीएसडीपी का 2.99%। तीसरा, अगले 5 वर्षों में नौकरियों का लक्ष्य क्या है? उत्तर, 1 करोड़। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बजट में पूंजीगत व्यय कितना है? उत्तर, 63,455 करोड़ रुपए। ये 4 आंकड़े तो याद होने ही चाहिए। बिल्कुल, ये तो एकदम रट लेने हैं। और इन सब को याद रखने के लिए हमने एक छोटा सा स्मरक या मेमोनिक भी बनाया है। यह है BIJF। BIJF। ये एक अच्छा तरीका है मुख्य बिंदुओं को समेटने का। चलिए मैं अंदाजा लगाता हूं। B मतलब बिगेस्ट बजट। एकदम सही। B मतलब बिगेस्ट बजट, सबसे बड़ा बजट। अब आई बताइए। I जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से होगा क्योंकि इसी पर सबसे ज्यादा बात हुई है। बिल्कुल। I मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, बुनियादी ढांचे पर जोर। J तो साफ है, जॉब फोकस, नौकरियों पर ध्यान। और F
F है फिस्कल डिसिप्लिन, यानी राजकोषीय अनुशासन। BIJF। ये वाकई याद रखने में आसान है, खासकर F, क्योंकि अक्सर बड़ी-बड़ी घोषणाओं के चक्कर में सरकारें वित्तीय अनुशासन भूल जाती हैं। और यही इस बजट को संतुलित बनाता है। अच्छा, किसी भी बजट का एक राजनीतिक संदर्भ भी होता है। हमें किसी भी तरह के पक्ष या विपक्ष में नहीं पड़ना है, लेकिन जो तथ्य हैं वो जानना भी जरूरी है। जी। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? समावेशी और विकासोन्मुखी दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि ये बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने वाला बजट है। जी। वहीं बजट प्रस्तुति के दौरान मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने अपनी असहमति जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। तो ये बजट पर हुई राजनीतिक प्रक्रिया का तथ्यात्मक सार है। ठीक है, तो ये थी पूरी तस्वीर। हमने बजट के आकार और थीम से लेकर महत्वपूर्ण आंकड़ों, फोकस क्षेत्रों, पिछले साल से तुलना और परीक्षा के लिए जरूरी वन लाइनर्स, सब पर विस्तार से बात की। हाँ। मुझे लगता है कि अब हमारे श्रोताओं के मन में इस बजट को लेकर एक साफ और गहरी समझ बन गई होगी। हाँ, हमारी कोशिश यही थी कि सिर्फ क्या हुआ ये न बताएं, बल्कि ये क्यों हुआ और इसका क्या असर हो सकता है, इस पर भी बात करें। तो ये थी बिहार बजट 2026-27 पर हमारी आज की गहरी चर्चा। याद रखिए, बिहार करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा तो जीएस स्कोर बूस्ट होगा। बिल्कुल। अगले अंक में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य अंश, जो इस बजट की जमीन तैयार करता है। मिलते हैं अगली चर्चा में।